हेलो नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में नेचर ऑफ मैटर को स्पष्ट करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानें कि मैटर यानी द्रव्य किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जिनके द्वारा कुछ स्थान को घेरा जाता है, ग्रहण किया जाता है, उन्हें हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ऑल दैट सब्सटेंस व्हिच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इस प्रकार से हम अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, जितनी भी वस्तुओं को पाते हैं, वे सभी वस्तुएं क्या है? द्रव्य है, पदार्थ है। ओके। हम अगर हवा की बात करें तो हवा को तो हम देख नहीं सकते हैं, फिर भी हम हवा को महसूस करते हैं। हवा भी क्या है? पदार्थ है। तो हम इस प्रकार से भी कहते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जिनके द्वारा कुछ स्थान घेरा जाता है और जिन्हें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, दैट मीन्स सेंस ऑर्गन के द्वारा महसूस किया जा सके, हम उन्हें किस रूप में पाते हैं? पदार्थ के रूप में पाते हैं। तो हम अपने चारों ओर बहुत सारे प्रकार के पदार्थों को देखते हैं। जैसे हम भी एक पदार्थ हैं। हमारा बोर्ड, हमारा स्याही, हमारा मार्कर, टेबल, बेंच, कुर्सी, सब कुछ ये क्या है? पदार्थ है। तो हम अगर पदार्थ की बात करें तो पदार्थ की हम जितनी भी आसपास में अवस्थाएं पाते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हम पाते हैं? हम पदार्थ की मुख्यतः तीन भौतिक अवस्था को पाते हैं। ओके। हम पदार्थ की मुख्य रूप से तीन भौतिक अवस्था को पाते हैं। तीन से अधिक भी भौतिक अवस्थाएं पदार्थ की होती है, बट हमें फिलहाल पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था की बात करनी है? हमें पदार्थ की तीन भौतिक अवस्था की ही मुख्य रूप से बात करनी है। और वह कौन सा है? ठोस है, द्रव है और गैस है। ओके। ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आइए, आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। दैट मीन्स सॉलिड सब्सटेंस इज दैट state of substance which having mass, which having shape, which having definite volume, that is comes under solid substance। और अगर हम लोग लिक्विड की बात करें, हाँ, तो हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या हुआ? हमारा आकार हुआ और आयतन हुआ, ये दोनों क्या हम पाए? निश्चित पाए। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है। द्रव का आयतन आप जानते हैं निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इसे जिस बर्तन में रखिएगा, जैसे मेरे पास ये एक बॉटल हो गया, इस बॉटल में पानी है। अब 1 लीटर इस बॉटल में पानी है, तो हम क्या पाएंगे कि यह सदैव 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन हम अगर इसको डिफरेंट शेप के बर्तन में रखेंगे तो जो हमारा लिक्विड होगा वह उस बर्तन के जो आंतरिक रूप होंगे, आंतरिक जो शेप होंगे, उसका ले लेगा वो आकार। तो आयतन द्रव के क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, लेकिन आकार निश्चित नहीं होते हैं। अगर हम लोग गैस की बात करें तो गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है और आकार भी निश्चित नहीं होता है। ओके। तो ये आप तीनों बात जानते होंगे। तो हम लोग क्या देखें? आइए, हम लोग सॉलिड यानी ठोस किसे कहते हैं? द्रव्य की वह भौतिक प्रावस्था है जिसका आकार तथा आयतन, क्या होता है? दोनों निश्चित हो। अगर हम लोग द्रव की बात करें यानी लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या है? द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार निश्चित न हो, परंतु
आयतन क्या हो, आयतन निश्चित हो। जबकि अगर हम लोग गैस की बात करें, ओके, तो गैस में हम क्या पाएंगे कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित न हो। ओके, क्लियर हो गया? ये आप जानते थे हाई स्कूल मिडिल स्कूल से ये बात। हम लोग अपनी एनर्जी को थोड़ी सी बचा के रखें ताकि हम लोग जो आगे जो जटिल कंसेप्ट हैं, जो नए कंसेप्ट मिलेंगे आपको 11 क्लास में, उसमें आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। ये तो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की बात है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखें, प्रश्न उठता है कि आखिर ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित क्यों होते हैं? द्रव के आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकार निश्चित नहीं होते हैं, क्यों? और गैस के आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, क्यों? इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। ओके, हम लोग अगर किसी ठोस की, द्रव की और गैस की बात करें, हम लोग किसी ठोस की, द्रव की और गैसीय अवस्था की बात करें, तो ये सारे पदार्थ जिन कणों से बने होते हैं, ये सारे पदार्थ जिन कणों से बने होते हैं, उन कणों को हम पदार्थ का क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं, कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल हम कहते हैं। ओके, याद रहेगा कि आपके पास में कोई भी पदार्थ है, चाहे उसकी अवस्था ठोस हो, द्रव हो, गैस, ओके, उसके निर्माण कुछ कणों के द्वारा होंगे। वो कण क्या होंगे, क्या कहलाएंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाएंगे, जो क्या हो सकते हैं? परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो आइए, अगर हम किसी पदार्थ के अवयवी कण की चर्चा करें तो आप समझिए, जैसे हम अगर मेरे पास में एक मार्कर पदार्थ है, हम इसके अवयवी कण की चर्चा करें तो इसका मतलब कि हम इस पदार्थ के एटम की, मॉलिक्यूल की और आयन की बात हम करना चाह रहे हैं। ओके, अब कल्पना करिए कि मेरे पास में कोई पदार्थ है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, उस पदार्थ के दो अवयवी कण होंगे। कल्पना करिए कि ये एक अवयवी कण है। मान लीजिए कि इस पदार्थ के जो भी परमाणु, अणु, आयन होंगे वो इस पदार्थ के अवयवी कण होंगे। कल्पना करिए कि एक अवयवी कण ये है, पदार्थ के दूसरा अवयवी कण ये है। तो मेरे पास ये जो दो अवयवी कण है इस पदार्थ में, इन दोनों अवयवी कणों के बीच कुछ दूरी होगी और इस दूरी को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहेंगे। ओके, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? अंतरा आणविक दूरी हम कहेंगे। तो ये बात हमेशा आप समझ जाइए कि मेरे पास अगर कोई भी पदार्थ है जिसकी भौतिक अवस्था चाहे ठोस की हो, द्रव की हो या गैस की हो, उस पदार्थ के जो दो अवयवी कण होंगे उनके बीच में जो दूरी होगी उस दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहेंगे। यानी किसी पदार्थ के अंतरा आणविक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का तात्पर्य उस पदार्थ के दो परमाणु या दो अणु या दो आयन से होता है। अब ये जो अवयवी कण होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ओके, तो हम इनके आकर्षण को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ओके, तो हम इनके बीच में जो आकर्षण होता है उस आकर्षण को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अंतरा आणविक हम बल कहते हैं। एक बात याद रखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि किसी पदार्थ के दो अवयवी कण जो होते हैं उन अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल होता है जिसको हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंतर्गत आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी शामिल है। ओके, लेकिन फिलहाल हम यहाँ मान लें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स? आकर्षण बल। जबकि आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों शामिल होते हैं, जिसको हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब आइए हम लोग
आगे बात करें, ओके। अब देखिए मेरे पास अगर कोई ठोस पदार्थ है, मेरे पास अगर कोई ठोस पदार्थ है तो इस ठोस पदार्थ के अवयवी कण होंगे। मैंने ये जो गोल गोल बनाया है, ये ध्यान से देखिए, ये पूजा वाला लड्डू नहीं है, ओके। आइए, तो मेरे पास ये एक कौन सा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। अब इस ठोस पदार्थ का ये जो मैंने गोल एस्फीयर बनाया है, ये एक इसका क्या हो सकता है, ये एक ठोस पदार्थ का परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, ओके। तो मेरे पास किसी ठोस पदार्थ की ये संरचना मैंने लिखा है, जिसमें प्रत्येक जो ये स्फीयर बनाया है, गोला बनाया है, एक गोला एक अवयवी कण को सूचित करता है। तो ये एक अवयवी कण, ये दूसरा अवयवी कण, तो इन दोनों अवयवी कणों के बीच कुछ दूरी होगी। तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस कहेंगे, ओके। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, अंतरा आणविक दूरी। और इनके बीच में कुछ आकर्षण बल भी क्रियाशील होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहेंगे, ओके। अब ध्यान से देखेंगे आप तो क्या पाएंगे कि जो ठोस के अवयवी कण है, ओके, ये अवयवी कण एकदम निकट निकट व्यवस्थित होते हैं और इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच में रिक्त स्थान न्यूनतम रहे और ये नियमित और निश्चित रूप से अपनी व्यवस्था रखते हैं, जिससे इनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होते हैं। और जब दूरी इनके अवयवी कणों के बीच बहुत कम होगी तो इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, और आकर्षण बल इतना ज्यादा होगा कि सारे अवयवी कण जो हैं ये एक दूसरे को प्रबलता से थामे रखेंगे और एक दूसरे को प्रबलता से थामे रहेंगे। इसमें कोई रेखीय गति नहीं होगी। ऐसा नहीं कि इसमें ये जो अवयवी कण है भाग के इधर 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 चला गया, इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन, कोई लीनियर मोशन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। हाँ, मोशन तो होगा, इसमें इनके जितने भी अवयवी कण है इसमें मोशन होगा, लेकिन मोशन किस प्रकार से होगा, जैसे कल्पना करिए कि ये एक अवयवी कण है तो ये अवयवी कण इधर से उधर नहीं भाग रहा है, ओके, इसमें रेखीय गति नहीं है। लेकिन ये अवयवी कण अपनी थोड़ी मीन पोजीशन पर, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन पर ये थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा, यानी दोलनी गति थोड़ा सा हो सकती है, काल्पनिक गति हो सकती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती, गति तो होती है लेकिन कोई रेखीय गति नहीं होती। ये ठोस की बात रही, जिसके कारण ठोस का आकार और आयतन निश्चित है। अब चलिए हम लोग किसकी बात करें, हम लोग लिक्विड की बात करें, हम लोग द्रव की बात करें। अगर मेरे पास एक बर्तन रहा, इस बर्तन में मैंने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, ओके। तो लिक्विड मैंने ले लिया, देखिए मैंने लिक्विड बना दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस लिक्विड में यानी द्रव में जो अवयवी कण है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये ठोस की तुलना में, सॉलिड सब्सटेंस की तुलना में ज्यादा है। यानी इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की दूरी है, इसकी तुलना में द्रव में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की दूरी अधिक है। यानी इसमें इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है लिक्विड में, वो ठोस की तुलना में क्या है, थोड़ा सा अधिक है, जिसके कारण इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इसकी तुलना में थोड़ा कमजोर है। तो कमजोर होने के कारण ये जो जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अवयवी कण हैं, ओके, वो सब इधर उधर इधर उधर थोड़ा स्वतंत्र रूप से गतिशील हो जाएंगे, और स्वतंत्र रूप से गतिशीलता इसमें आ जाएगी, इधर इधर मूव कर सकते हैं। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस है वो ठोस की तुलना में ज्यादा है, और ज्यादा है तो जो आकर्षण बल है वो इसकी तुलना में कमजोर है तो ये इसका कोई निश्चित शेप नहीं दे पाएगा, ओके। तो इसका लिक्विड का आयतन तो निश्चित रहेगा, ओके, आयतन निश्चित रहेगा, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इसके अवयवी कणों में स्वतंत्र गति होती है।
अब आइए हम लोग गैस की बात करें। ओके, तो गैस की हम लोग अगर बात करें तो हमने एक बंद बर्तन ले लिया और इस बंद बर्तन में हमने कोई गैसीय पदार्थ ले लिया और गैसीय पदार्थ मैंने ले लिया। अब ध्यान से आप क्या देखिए, तो गैसीय जो पदार्थ है इसमें जो अवयवी कण हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में दूरी और ज्यादा है। किसकी तुलना में? लिक्विड फेज की तुलना में गैस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा दूर है। तो इसमें इंटरमोलिक्यूलर जो डिस्टेंस है, इसमें जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो ज्यादा है इन दोनों फेज के रेस्पेक्ट में, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतना कमजोर है कि ये इनको कोई बांध के प्रबलता से नहीं रख सकता है, इसलिए इधर उधर मूव करेंगे, जिसका कोई न तो निश्चित आकार होगा और न कोई आयतन होगा। गैस की अल्प परिमाण भी बहुत बड़े से बड़े बर्तन को भी फिल कर सकती है, भर सकती है। तो अब हमने क्या देखा कि ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अवयवी कण एक दूसरे से नियमित रूप से करीब होते हैं, जिसके कारण इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस यानी अंतरा आणविक दूरी बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण आकर्षण बल मजबूत होता है। मजबूत होने के कारण ये मूव स्वतंत्र रूप से, रेखीय रूप से गतिशील नहीं होते हैं। इसकी तुलना में द्रव में इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस अधिक होता है और इसकी तुलना में इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस गैस में और ज्यादा होता है, जिसके कारण इनका अपना आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं, और इसमें आकर्षण बल जो होते हैं इतने ज्यादा नगण्य होते हैं कि आयतन आकार दोनों निश्चित नहीं होता। तो अब आपसे यदि पूछा जाए कि जो ठोस, द्रव और गैस को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि पदार्थ की इन अवस्थाओं में इनके अवयवी कणों के बीच की दूरी कैसी है। ओके, अवयवी कणों के बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच में लगने वाला बल कितना है, क्या है। तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इन सब में अलग अलग होगा। अलग अलग होने के कारण ही हम किसी पदार्थ की ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में भिन्नता पाते हैं। ओके, अब आइए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़े। तो आइए आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि क्या किसी एक ही पदार्थ की ठोस अवस्था, क्या किसी एक ही पदार्थ की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय पदार्थ अवस्था में उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है कि बदल जाता है? आइए देखें। जैसे अगर हम आपसे बोले कि H2O का आणविक सूत्र क्या, जल का आणविक सूत्र क्या होता है, तो आप क्या कहते हैं? H2O कहते हैं ना कि जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो हम जो जल की बात किए, ये क्या किए? ठोस अवस्था में किए कि द्रव अवस्था में किए कि गैसीय अवस्था में किए? हम किस अवस्था में H2O की बात करते हैं? तो वास्तव में ये जो H2O जो हम मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करते हैं, ये ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इन अवस्थाओं में ये जो है मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, जो डिस्टेंस है, वो परिवर्तन के द्वारा भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट किसी पदार्थ की परिवर्तित होती है। तो ताप और दाब की, किसी पदार्थ की अगर हम लोग बात करें, ताप और दाब की परिस्थितियों को परिवर्तित कर दिया जाए तो हम भौतिक अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ठोस को गर्म करें तो हम किस में बदल देंगे? द्रव में। और द्रव को गर्म अगर हम करेंगे तो किस में बदल देंगे? गैस में। यानी किसी एक ही पदार्थ की ताप और दाब की परिस्थिति बदल दिया जाए तो हम उसकी भौतिक अवस्था को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो ठोस को गर्म करने पर द्रव, द्रव को गर्म करने पर गैस, और फिर गैस को अगर ठंडा किया जाए तो द्रव में, और द्रव को फिर ठंडा किया जाए तो हम ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये सब स्थितियों में नहीं होता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको ठोस अवस्था में गर्म करने पर सीधे वो किस में बदलते हैं? गैस में बदलते हैं। और गैस को फिर से ठंडा किया जाए तो वो सीधे किस में बदलते हैं? ठोस में। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं?
ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, जिसको हम लोगों को आगे देखना है। तो एक्चुअली हम गर्म किए, हाँ ये गैस को हमने ठंडा किया, इसको हमने ठंडा किया, तो ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब कि किसी पदार्थ की अगर ताप और दाब की परिस्थिति को बदल दिया जाए तो हम उसकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अपने अगली क्लास में फिर देखेंगे पदार्थ का हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। ओके, हम लोग किसी पदार्थ का क्लासिफिकेशन देखेंगे। हमने पहले आप लोगों को ये क्लियर नहीं किया है कि पदार्थ का हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कितने प्रकार से, किस प्रकार से करेंगे, तो हम लोग उसको अगले अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।